हेलो एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यूज। ठीक है, आपको बुक वैल्यूज में चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखनी है। तो फिर हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके, नाउ इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका ट्रीटमेंट बताऊं, आप नॉर्मल रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद करो कि अगर हमें बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना है, मतलब जितना रिजर्व है उसे एज इट इज ही रखना है, तो उसको किस तरह से डील करते थे। आप क्या करते थे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते थे और गेनिंग पार्टनर जितना वो शेयर गेन कर रहा है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे कर देता था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहां पर भी यही करना है। ठीक है, सो आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो अमाउंट आपको बुक वैल्यू दे रखी है वो ले लो। अब इसको कंपेयर जब हम करेंगे लाइबिलिटी और एस्टिमेटेड लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन से, क्योंकि यहां पर ये रिजर्व फ्री नहीं है, पूरा प्रॉफिट नहीं है, इसके अगेंस्ट आपके पास कोई लाइबिलिटी हो सकती है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हमें कोई भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट एस्टिमेटेड लाइबिलिटी और क्लेम दे रखा है तो इसको उससे कंपेयर करो। ठीक है, अब आपके पास दो सिनेरियो बनते हैं। नंबर 1 है व्हेन रिजर्व इज लेफ्ट, मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के बैलेंस से, तो जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस ऑफ रिजर्व आपका बच जाएगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। मतलब मान लो आपने रिजर्व जो है वो मेंटेन कर रखा है सपोज 90,000 पे। ठीक है, अब लाइबिलिटी जो आपकी इसके अगेंस्ट सेटल हुई है, जो भी आप कंपेयर करोगे, तो यहां पर अगर ये लाइबिलिटी आपकी सेटल होके 60,000 है। ठीक है, तो अब 60,000 इसका मतलब आपका रिजर्व बच गया 30,000, तो आपके पास जो रिजर्व है वो कितना बच गया 30,000 का, जो कि आपका प्योरली प्रॉफिट है। तो इसमें गेनिंग पार्टनर जो है वो प्रोपोर्शनेट शेयर दे देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो प्रोपोर्शनेट शेयर इन बैलेंस ऑफ रिजर्व, जितना रिजर्व का बैलेंस है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ इसको एडजस्ट करेंगे आप। ऑल राइट, सो जैसे 30,000 है तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसको बांट देंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में। तो हमारा नोट क्या बनेगा, नोट नंबर 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो, और नंबर 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व लेफ्ट। अब ये लिखने में आपका काफी कैलकुलेशंस, आपको स्टेटमेंट्स दिख रही हैं कि ये लिया फिर कंपेयर, ये सब हमने अब खुद से करने हैं, ये हमें किसी को वर्किंग नोट में नहीं दिखाना। वर्किंग नोट में तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि इतना रिजर्व बच गया। ठीक है, सो डिवाइड बैलेंस लेफ्ट of workman compensation reserve among partners, ठीक है, as per gaining और sacrificing ratio। तो जो उनका प्रोपोर्शनेट शेयर है वही उनको देंगे। तो गेन करने वाला पार्टनर पे कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को मिल रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब दूसरा इसका ऑपोजिट केस क्या हो गया, जब आपके पास लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, when liability is more। अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है क्लेम से, मान लो आपका क्लेम जो है उसके लिए आपने रिजर्व कर रखा है सेम 90,000 का। ठीक है, बट इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितनी है, से 1,20,000। तो ये आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब आपका रिवैल्यूएशन में कितना आ गया, लॉस आ गया 30,000 का। ठीक है ना,
आपने 1,20,000 की लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट एस्टिमेट की है, तो आपका 30,000 का रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया है। अब इस लॉस को आप कैलकुलेट करोगे, देन एडजस्ट इट विद अदर रिवैल्यूएशन ट्रांजैक्शंस। अब बाकी की जो रिवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आपके पास कोई और एसेट लाइबिलिटी भी हो सकती है जो रिवैल्यू किया, सबके साथ कंपेयर करके आप फाइनल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लोगे। और आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स में एडजस्टमेंट कैसे होती है, गेनिंग पार्टनर को, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर मिलने वाला है, गेनिंग पार्टनर को फायदा होने वाला है, तो गेनिंग पार्टनर प्रोपोर्शनेट अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है व्हेन यू हैव प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मान लो आपके पास नेट में प्रॉफिट बच गया, तो आप गेनिंग पार्टनर उस प्रॉफिट का शेयर खरीद लेगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से। याद रखो, ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट का मतलब क्या है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो, उस रेशो में खरीदा या बेचा जाएगा। बट इन केस ऑफ लॉस, लेकिन अगर आपके पास लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में, ठीक है ना, जैसे यहां पर प्रेजेंटली हमारे पास लॉस ही होगा, तो लॉस आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन और जो हमारी एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप लॉस खरीद रहे होते हो, ठीक है ना, जो गेनिंग पार्टनर है वो दे क्यों रहा है, क्योंकि वो गेन कर रहा है। बट अगर आप ये कहो कि ये तुम लॉस ले लो, तो वो गेन थोड़े ना, उसमें सिचुएशन ही रिवर्स हो जाती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ठीक है ये सारी सिचुएशन है, अब ये ना लॉस तुम ले लो, अब मेरा ये कहने से कि तुम लॉस ले लो आपको मिल नहीं रहा है, एक्चुअली आपसे जा ही रहा है। अगर आपको लॉस मिलता है तो आपसे पैसा जा रहा होता है। ठीक है, तो लॉस के केस में हमें फिर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो एक्चुअली वो गेनिंग पार्टनर बन जाता है और गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। तो इक्वेशन जो एंट्री है हमारी रिवर्स हो जाती है। तो अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा और गेनिंग पार्टनर को, क्योंकि नुकसान हो गया है, उसको नुकसान में शेयर मिला है, तो वो गेनिंग नहीं रहा, तो अब उसको कॉम्पनसेशन मिलेगी। सो सेक्रीफाइसिंग पे करेगा, गेनिंग को मिलेगा। ये जब होता है जब लॉस की सिचुएशन आती है, जो हमने रिजर्व्स में भी पढ़ा है। ठीक है, अब इसी चीज को हम जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके थ्रू हम समझेंगे। अब क्योंकि जो एंट्री की है इसमें सिर्फ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की ही एडजस्टमेंट हो रही है। इस एंट्री में कहीं भी आप ये समझिए कि हमने रिजर्व का बैलेंस चेंज नहीं किया। इसका मतलब बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिफरेंस को परचेज या सेल किया गया। गेनिंग पार्टनर खरीद रहा है और ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बेच रहा है, उसको मिल जाएगा। तो अब इसी क्वेश्चन को हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जिसमें हमें वैल्यूज में चेंज नहीं करना। अब फर्स्ट केस क्या था, सेम लास्ट क्वेश्चन है लास्ट वीडियो का। एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 4:3:2 रेशो एंड दे हैव डिसाइडेड टू चेंज इट टू 3:2:1। चेंज हो गया, ठीक है। इस डेट को आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 90। अब जो मेथड हम कर रहे हैं इसमें हमें बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना है, और ये चीज आप समझ चुके हो गुडविल में, ये चीज आप समझ चुके हो जब आपने रिजर्व्स की वर्किंग भी की थी, तो इसमें भी सेम वर्किंग होने वाली है। व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेम। अब अगर आपके पास क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, दैट मीन्स आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 90,000 का और क्लेम इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाता है, स्टेप 1 हमारा होगा, हम कैलकुलेट कर लें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहां पर आपके पास प्योर प्रॉफिट बच गया 90,000 का इस रिजर्व में, ये सारा प्रॉफिट है। तो अब आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले सॉल्व करो ए, बी और सी में। तो उनकी एग्जिस्टिंग रेशो थी 4:3:2, ठीक है, और इनकी न्यू रेशो हो चुकी है 3:2:1। तो शेयर गेन्ड और सेक्रीफाइस्ड कितना आएगा, 4/9 माइनस 3/6 माइनस 3/54। यहां पर आ गया बी के लिए 3/9 माइनस 2/6 नील। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप इसे सॉल्व करते हो तो भी आप यहां पे देख लो 1/3 एंड 1/3 ही है ना। 2/9 माइनस 1/6
तो यहां पर आ गया आपके पास 3/54। ठीक है, तो अब आपके सिचुएशन क्या हो गई कि ए के पास है -3/4, इसको मैं सॉल्व और कर देती हूं, -1/18 नेगेटिव। इसका मतलब ए जो है ये गेन कर रहा है और यहां पर ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सी ने सेक्रीफाइस किया, ए ने गेन किया। तो जब ए गेन कर रहा है तो उसको आपको पेमेंट करेगा वो सी को। गेनिंग पार्टनर ने गेन किया, मतलब इसने सी से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लिया। आप ऐसे समझो ना कि उसको पहले 2/9 मिलता था, अब उसको 1/6 मिलेगा। तो पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तभी तो ये पॉजिटिव है। तो उसको अब कम मिलेगा शेयर फर्म के प्रॉफिट्स में, तो उसका शेयर कम हो गया। तो उसने अपना हिस्सा किसको दे दिया? गेनिंग पार्टनर ए को। तो ए ने ये हिस्सा खरीद लिया, तो अब जो ए है वह इसको प्रोपोर्शनेट पेमेंट करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। अब इसमें बी नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया प्रोपोर्शनेट शेयर? क्योंकि हमारे केस 1 में 90,000 पूरा प्योर प्रॉफिट बच रहा था, तो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर कितना हो जाएगा? ए शेयर हो जाएगा 90,000 इंटू 1/18 5,000, और बी का शेयर नील है। सी का शेयर कितना आ गया? 90,000 इंटू 1/18 5,000। तो ए को पेमेंट करनी पड़ेगी सी को। तो ए है गेनिंग पार्टनर, सी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेके हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि बी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप रिजर्व आज बांटो, कल बांटो, 2 साल बाद बांटो, बी को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसका शेयर तो वही है, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। ए ने क्या कर दिया? ए के पास पहले था 4/9 और अब उसका शेयर हो गया 3/6। अब उसको ज्यादा मिल रहा है। सोचो ये 50% से कम था, अब उसका 50% हिस्सा होने वाला है। कैसे भी आप इसको समझ सकते हो ना, कैलकुलेट करके देख लो, माइनस करके देख लो। अब ए की यहां पर गेनिंग पोजीशन है। इसका मतलब जब भी आगे अगर ये रिजर्व बटेगा, क्योंकि आज आप चेंज नहीं चाहते हो बुक वैल्यू में, यू वांट टू मेंटेन इट एज इट इज। तो अगर आप आगे इसमें चेंज करोगे, मतलब 2 साल बाद इसे बांटना चाहते हो, तो ए को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो ए ने अपना प्रॉफिट खरीद लिया है। तो अगर आपको आगे के लिए ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो आपको दूसरे को कॉम्पनसेट करना तो बनता है। तो ए पे कर रहा है सी को, तो ए ने पे किया सी को प्रोपोर्शनेट अमाउंट, क्योंकि सारा नहीं पे करेगा, जितना फायदा हुआ उतने की पेमेंट करोगे ना। फायदा जब आपको 1/18 का हुआ है तो आप उतने की ही पेमेंट करोगे। ठीक है, तो ये अगर तीनों में भी आ रहा होता प्लस माइनस तो आप देख लेते, जो जो गेनिंग पार्टनर है वो पे करेंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको मिल जाएगा। प्रोपोर्शनेट शेयर हम सॉल्व कर चुके हैं गेन और सेक्रीफाइस शेयर के बेसिस पे। ऑल राइट, अब इसी को हम देखते हैं केस सेकंड से। सेकंड केस क्या था? व्हेन देयर इज नो क्लेम। अब क्लेम नहीं है, मतलब हम assumption नहीं ले रहे हैं, क्लेम है ही नहीं। तो फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो, बात तो यही हो गई है ना। रिजर्व इतना है, क्लेम है ही नहीं, तो उस केस में भी आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट, क्योंकि आपके पास पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सारा रिजर्व बच गया, तो आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट इनको बांट दोगे। अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 45,000, विच इम्प्लाइज कि आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड था 90,000 का, इसके अगेंस्ट क्लेम बना 45,000 का। दैट मीन्स आपके पास प्रॉफिट और रिजर्व बच गया 45,000 का। इतने का रिजर्व बच गया ना, तो इनकी प्रोपोर्शनेट सिचुएशन क्या थी? गेन और सेक्रीफाइस क्या था? -1/18 एंड 1/18। तो ए को पे करना पड़ेगा -1/18 ऑफ प्रॉफिट 2500, और सी रिसीव करेगा सेम 1/18, क्योंकि सी का भी अमाउंट प्रोपोर्शनेटली यही आने वाला है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2500। तो ये अब हमने क्या किया? हमने बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया। देखो एंट्री में बुक वैल्यू और उस अकाउंट का जिक्र नहीं आ रहा, सिर्फ हमने प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ही एडजस्ट किया है।
नाउ टेकिंग अप नेक्स्ट केस, इफ द क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 99,000। अब अगर आपका क्लेम 99,000 है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो है आपका 90,000 का था, लेकिन आपका क्लेम एस्टिमेट हो गया है 99 पे, तो अब तो प्रॉफिट बचा ही नहीं, सारा यहीं पे लग जाएगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में आपको इसका लॉस डालना पड़ेगा, कितना, 9,000 का। अब आप रिवैल्यूएशन में अगर और इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो रिवैल्यूएशन का फाइनल प्रॉफिट और लॉस निकाल लो और उसको पार्टनर्स में एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, हमारे पास -1/18 एंड 1/18 है, लेकिन आ क्या रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस। तो जब ए गेन कर रहा है, ये गेनिंग पार्टनर है, ये गेन कर रहा है लॉस, तो आप गेन क्या कर रहे हो, फिर आप तो लॉस में ही जाओगे ना फिर, क्योंकि मैं आपको कहूं कि आपको ये मिला, मैं आपको ये राइट देता हूं कि तुम ये लाइबिलिटी पे कर दो। अब आपको मैं दे रहा हूं हक, क्या हक दे रहा हूं, लाइबिलिटी पे करने का। तो आप क्या कहोगे कि ये कैसा राइट है, इसमें तो मुझे नुकसान होने वाला है। तो यहां पे भी यही हो रहा है, जी गेन तो कर रहा है, लेकिन क्या गेन कर रहा है, लॉस। तो वो कहेगा इसमें मुझे फायदा कहाँ मिला, मुझे तो नुकसान हो गया। तो जिसको नुकसान होता है ना, लॉस होता है एक्चुअल में, उसको कॉम्पनसेशन मिलती है। तो अब यहां पर सी को पे करना पड़ेगा, कितना, प्रोपोर्शनेट अमाउंट 1/18 ऑफ 9,500 रुपीज। तो अब यहां पर सी देगा और ए को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, अगर हमें कोई चेंज ना करना हो वैल्यूज में। तो वैल्यू में कुछ नहीं आ रहा, अकाउंट को टच भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफरेंस को देख रहे हैं कि जो डिफरेंस बना ना उसको कैसे एडजस्ट करें। ऑल राइट, अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इफ द क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 90,000। तो ये फिफ्थ पार्ट है जो हमने लास्ट किया था, 90 से 90। तो इसमें तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आपके पास फंड भी 90,000 का है और एस्टिमेटेड क्लेम भी 90 का ही है। तो सिचुएशन में कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है ना प्रॉफिट का हिस्सा बच रहा है, ना रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आज इसको क्लेम को चेंज करो, कल करो, 10 साल बाद करो, प्रेजेंट सिचुएशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पार्टनर्स को, रेशो कुछ भी हो, क्योंकि उनको कुछ मिलना ही नहीं है ना, तो बराबर है। नेक्स्ट है, क्लेम इज डिटर्मिन्ड एट 36,000। सो आपका 90,000 और क्लेम इसके अगेंस्ट डिटर्मिन हुआ 36,000 का। तो प्रॉफिट बच गया, कितना बच गया, 54,000 का। अब क्या होगा, ए बी और सी, ठीक है। तो अब क्योंकि ए गेन कर रहा है तो ए पे करेगा सी को, कितना, ए का अमाउंट है 1/18 ऑफ 54,000, 3,000। नेगेटिव का मतलब भी समझ लो, नेगेटिव से मतलब है, नेगेटिव मतलब जाएगा इससे, और पॉजिटिव इसकी रेशो में था, पॉजिटिव का मतलब है आएगा। आप ऐसे भी इसको देखो, समझ सकते हो। तो ए को देना पड़ेगा, इसकी रेशो थी माइनस, तो ए के माइनस होगा और बी में प्लस होगा। अगर हम ये प्लस माइनस के साइन ले लेते हैं ना, तो हम मैकेनिकली भी चल सकते हैं, दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं है। ए को देना है और सी को मिलना है, यहां पर भी बहुत आसान हो जाता है। अब ये लॉस है, माइनस लॉस होता है माइनस में, तो जब आप ए का शेयर कैलकुलेट करोगे तो वो कितना होगा, -1/18 इंटू -1000, 9,000। इसका मतलब प्लस में हो गया। तो अब ए को प्लस में 500 करना है, ए को देना है। बी की सिचुएशन क्या होगी, 1/18, लेकिन मिल किस में रहा है, माइनस में, ठीक है ना। तो अब सी को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस लेके भी चल सकते हो, बट बेटर ये होगा अकाउंट्स में, और इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ें, इट इज ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आप चीजों को समझो ना, क्योंकि क्वेश्चन में वो एक चीज इधर से उधर करेंगे और आपकी सारी जो ये कैलकुलेशन है ना, जो मैकेनिकल चीजें हम सिर्फ रट्टे मार लेते हैं कि ऐसे करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, बात हो जाएगी बस। वो स्टेप्स जो है ना वो सारे उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप, आई अप्रिशिएट इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और इसको समझो। सिर्फ 2 ही चीजें हैं समझने वाली जो मैंने शुरू में आपको बता दी थी। क्या वो 2 चीजें हैं, नंबर 1 कि आप इसको जब लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल करते हो तो आपके पास पैसा बचता है या नहीं बचता है, मतलब या तो प्रॉफिट बच जाता है या रिवैल्यूएशन पे जाते हैं। और एंट्री के टाइम पे क्या सोचना है कि हम नाम क्या रखें, प्रोविजन यूज करें या क्लेम यूज करें।
सो ये चीजें कुछ बेसिक है जो आपको समझनी है। जब कहीं भी कुछ अगर आपको डाउट है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग and keep smiling. It helps. Thank you.